ग्लोबल हीट मैप के 13वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये पेशकश एक इनिशिएटिव है यूएसआई की तरफ से, जिसमें हम पिछले हफ्ते के सारे ही इंटरनेशनल और स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हुए हैं उनको उनका एनालिसिस करके आपके सामने पेश करते हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट्स किसी भी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ से वाकिफ हो जाए, और अगर वो नोट्स बना रहे हैं तो उसमें उन न्यूज़ को शामिल कर ले। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर, जो और ज़्यादा भीषण हो रही है। सीरिया में रस्साकशी चल रही है अलग अलग प्लेयर्स के बीच में। इजराइल और यूएस हुदीज के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात हुई, उसके बारे में हम बताएंगे। बांग्लादेश में क्या हालात हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों आपस में नजदीक आना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। म्यांमार में अभी क्या सिचुएशन है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी कुवैत गए थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। ये लड़ाई भीषण हो रही है, और इस लड़ाई के अगर हम एम और क्या अभी तक अचीव हुआ है उसकी तरफ आगे जाएं, तो ऐसा माना जा रहा है कि रूस का जो एम था वो था कि डॉनबास रीजन कब्जा करना, और डॉनबास के साथ एक ऐसी जमीनी कॉरिडोर बनाएं ताकि वो क्रीमिया के साथ मिल जाए, और क्रीमिया के साथ उनका मिलाप लैंड के साथ हो जाए और एक बफर जोन बन जाए रूस और यूक्रेन के बीच में। डॉनबास रीजन उनके पास पूरी तरीके से आ जाए, और ये इस एम को मद्देनजर रखते हुए जो अभी तक रूस ने अचीव किया है, जो डॉनबास का इलाका है उसमें लुहांस्क तकरीबन 95% उन्होंने कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क रीजन में तकरीबन अभी 20-30% कब्जा बाकी है। अगर वो पोक्रोव और चासिव यार और ऐसे ही 2-3 टाउनशिप और ले लेते हैं, तो उसके बाद में जो यूक्रेन के डिफेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक गिर जाएंगे, और उम्मीद है कि वो इसको कब्जा कर पाएंगे। उसी मुताबिक कुर्स्क में यूक्रेन ने एक ऑफेंसिव किया था। एम था उनका कि जो रूस की बढ़त है डोनबास रीजन में उसको हटा दिया जाए या उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं हुआ, और रूस ने अभी और ज़्यादा मजबूती से कुर्स्क से अपनी ज़मीन वापस लेना शुरू किया है। तकरीबन 45% ज़मीन वो वापस ले चुके हैं, और बाकी के ऊपर अभी हमला जारी है। उसी के साथ साथ दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर स्टैंड ऑफ अटैक कर रहे हैं, और गोलाबारी, मिसाइल, ड्रोन्स, इसके ऊपर इस तरीके से हमला हो रहा है। इसी बीच जो लड़ाई कुछ एक और मोड़ लिया उसने, एक असैसिनेशन हुआ लेफ्टिनेंट जनरल किरलोव का, और उनको एक टेरर अटैक के तौर पर उनको मारा गया, और उनको मारने के बाद में रूस ने और ज़्यादा कीव में बमबारी की है। ऐसा माना जा रहा है कि जो CIA का जो ऑफिशियल्स का हेडक्वार्टर था वहाँ पे, और इनके जो यूक्रेन के स्पेशल सर्विस हेडक्वार्टर था उसको उन्होंने ध्वस्त किया है। हालांकि यूक्रेन ने इसकी पुष्टि नहीं की। उसी मुताबिक उसके बाद यूक्रेन ने भी ड्रोन से हमला किया है। कजान में कई ड्रोन उन्होंने सिविलियन रिहायशी इलाकों में डाले हैं, और ऐसा उनको देख के लग रहा था कि 9/11 का सीन दोबारा नज़र आ रहा था। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि अभी और भीषण हमला यूक्रेन को सहना पड़ेगा इसके रिटेलिएशन में। उसी मुताबिक अभी प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बहुत लंबी कॉन्फ्रेंस की थी पिछले हफ्ते। सभी वो साल में एक बार करते हैं, सारे वर्ल्ड में जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको उनके सवालों का जवाब देते हैं, और उसमें उन्होंने कई चीज़ें बताई थी कि बातचीत के लिए मैं तैयार हूँ, और ये भी कहा था कि कुछ वेस्टर्न स्पेशलिस्ट ने कहा था कि नहीं, जो ऑरिस्टिक मिसाइल फायर की है वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो आप कोई भी टारगेट दो, मैं ऑरिस्टिक मिसाइल फायर करता हूँ, आप अपने जो भी एयर डिफेंस लगाना चाहते हो लगा लो, और उसके बाद में अगर आप बचा पाते हो तो हम देखते हैं फिर किसकी बात में ज़्यादा सच्चाई है। तो ऐसा चैलेंज उन्होंने दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये जो एक तरीके से लड़ाई को भड़का दिया है थोड़ा सा, और ज़्यादा अभी इस किस्म से लड़ाई और ज़्यादा भीषण हो रही है,
तो इसका एक कारण ये नज़र आ रहा है कि शायद वो नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप जल्दी से शांति ला पाए और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऐसे फंस जाएं इस चक्रव्यूह में या इस एस्केलेशन लैडर में कि वो शांति की बात उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। तो ऐसा माना जा रहा है, लेकिन ये तो अभी देखने वाली बात है कि 20 जनवरी के बाद क्या होगा। जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस का ये कहना है कि भाई जब तक मेरे एम पूरे नहीं होंगे तब तक मैं बातचीत के बारे में बातचीत के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एम मैं अपने पूरे करूँगा, ऐसा रूस का मानना है। अगर हम सीरिया की बात लें तो सीरिया में अभी हालात ऐसे बन गए हैं कि जुलानी, जिसका अलकायदा से पहले संबंध था और उसके बाद में वो लीडर बना और वो अभी उसकी एक तरीके से गवर्नमेंट बन गई है। असाद वहाँ से चले गए हैं और उसकी गवर्नमेंट बनने का मिला जुला असर है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इज़राइल और जो उसके पड़ोसी हैं, इज़राइल और टर्की, वो और ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं इस हालात का, जो हालात सीरिया के बिगड़े हुए हैं। इज़राइल ने गोलन हाइट्स पर तो पहले ही कब्ज़ा कर लिया था, माउंट हरमन में अभी जाके वो बैठ गए हैं, उसके और आगे निकल गए हैं। उनका कहना है कि भाई हम ये बफर जोन बना रहे हैं ताकि टेररिस्ट हमारे ऊपर हमला ना करें, और उनका ये भी कहना है कि हम यहाँ पे नवंबर 2025 तक तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद देखी जाएगी कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। उसी मुताबिक टर्की भी थोड़ा आगे बढ़ा है, उसको भी कुर्ड्स के ऊपर, जो कर्ड लोग हैं उनके ऊपर हमला करना है और उनको मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो उनको टेररिस्ट मानता है। हालांकि कर्ड्स का अलग रिश्ता है अमेरिका से, उन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़ी थी ISIS के खिलाफ, और उनका ये कहना है कि भाई वो एक अपना बड़ा कर्डिस्तान चाहते हैं, तो उस कारण से तुर्की को जो है, और उस कर्डिस्तान में तुर्की का भी कुछ हिस्सा शामिल होता है, तो उससे तुर्की को प्रॉब्लम है। तो ये एक विरोधाभास है थोड़ा सा। अमेरिका ने भी कुछ ISIS के टारगेट्स के ऊपर हमला किया था। उसी मुताबिक अगर हम रूस को देखें तो रूस के भी कुछ बेसेस हैं वहाँ पे सीरिया में। अभी रूस अपने जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं उनको थोड़ा सा शिफ्ट करके, जो 2 बेस उसके भूमध्य सागर में हैं, उसके ऊपर वो कंसंट्रेट करना चाह रहा है। और वो भी बातचीत में है जुलानी की गवर्नमेंट से कि भाई अगर वो जुलानी की गवर्नमेंट अलाउ करती है उस बेस को कंटिन्यू करने के लिए तो वो करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद वो ये बेसिस जो हैं वो लीबिया में शिफ्ट करें, ताकि मेडिटेरेनियन के ऊपर जो उनका डोमिनेशन है वो जारी रहे। उसी के साथ अभी जुलानी ने भी अनाउंसमेंट किया है कि भाई मैं कुछ ही समय में नई डिफेंस मिनिस्ट्री बनाऊंगा, और जितने भी मिलिट्री एसेट्स सीरिया में चाहे किसी भी ग्रुप के पास हैं वो उस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने चाहिए और एक ही फौज होनी चाहिए। अब बाकी के ग्रुप ये उसकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि सीरिया में अलग अलग जगह अलग अलग लोगों का कंट्रोल है, और वो कंट्रोल जो है वो मुझे लगता है कि वो वैसे ही जारी रहेगा। एक डिवाइडेड सीरिया की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आगे का वक्त बताएगा कि हालात कैसे बदलते हैं। उसी के साथ इज़राइल और हुदी में भी ठनाठनी हो गई है। हुदीज़ ने लीबिया से एक मिसाइल फायर करी तेल अवीव में, उससे उनको नुकसान भी हुआ और वो इज़राइल का एयर डिफेंस को भेद गई है, और उसके बाद में इज़राइल भी बदला लेना चाह रहा है। उसने कुछ एयर स्ट्राइक की थी और अभी कुछ और वो करना चाह रहा है। उसी मुताबिक अमेरिका ने भी हुदीज़ के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, क्योंकि रेड सी के ऊपर भी हुदीज़ जो हैं वो शिपिंग टारगेट कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि भाई जो भी शिपिंग हमारे हिसाब से इज़राइल से कनेक्टेड है उसको हम ज़रूर टारगेट करेंगे। तो अभी हमला उन्होंने किया था, उसमें एक हमला ख़राब भी हुआ है, अमेरिका के 2 हवाई जहाज़ भी गिरे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद फ्रेंडली फायर से गिरे हैं, यानी कि उन्हीं की एयर डिफेंस ने उन्हीं के अपने हवाई जहाज़ को गिरा दिया, तो ऐसा माना जा रहा है। तो ये लड़ाई अभी चलेगी आगे, क्योंकि एक बार हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया, हमास कमज़ोर हो गया, तो ये शायद लगता है कि इज़राइल और अमेरिका अभी हुदीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। उसी मुताबिक अगर हम अपने आसपास देखें तो भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि 6 पॉइंट का समझौता हुआ है, कंसेंसस एक उन्होंने किया है, और उसमें कई सारे पॉइंट हैं कि पीस और ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए,
जो हम लोग अभी तक एग्रीमेंट हम लोगों ने किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ उभर के सामने आई है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। नाथुला में जो ट्रेड बंद हो गया था वो ट्रेड दोबारा से शुरू हो जाएगा। और इसी मुताबिक आगे की जो डिसंगेजमेंट तो हो गया है, जो फौज कम करने के बारे में दोनों देश बात करेंगे। लेकिन इसी बीच पेंटागन से रिपोर्ट आई है कि फौज कम करने का तो वहाँ पर कोई अंदेशा नज़र नहीं आ रहा है सैटेलाइट के द्वारा, और उनको ये लग रहा है कि वहाँ पर वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और अच्छा बना रहे हैं और परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ऐसा पेंटागन का मानना है। पेंटागन ने एक और सूचना दी है कि शायद चीन ने अभी बड़ी तेज गति से न्यूक्लियर वेपन बनाने शुरू किए हैं। 600 न्यूक्लियर वेपन वो बना चुके हैं, और अगर स्पीड यही रही तो उनका मानना है कि 2030 तक शायद 1000 न्यूक्लियर वेपन वो बना पाए, जो कि एक वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा और भारत के लिए भी एक कंसर्न है और एक चिंता का विषय। बांग्लादेश में स्थिति वैसे ही खराब चल रही है। अंदरूनी उनकी जो हालत है, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं वो अभी भी जारी हैं। और बांग्लादेश अभी जो उनकी जुडिशरी है उसके ऊपर भी उनका काफ़ी कंट्रोल नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है और उसके मुताबिक उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट को मान्यता दे दी है। और जो रेफरेंडम प्रोसीजर है, यानी कि इलेक्शन मत कराओ, सिर्फ बातचीत से आगे काम चलाओ, वो भी उसके ऊपर भी कुछ प्रोविज़न उन्होंने बनाया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जैसा कि मोहम्मद यूनिस ने कहा था कि भाई मैं इलेक्शन कराऊंगा जब सारे रिफॉर्म्स हो जाएं, तो रिफॉर्म्स तो शायद कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि देश इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है और इस्लामिक मान्यता उधर ज़्यादा है, और उस हिसाब से थोड़ा सा जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दिक्कत हो रही है। उसी मुताबिक हाल ही में देखा गया कि मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ भी आपस में 2-3 बार मिले हैं। पाकिस्तान से उनकी बातचीत और उनका मेल मिलाप ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान से हालांकि पाकिस्तान खुद कटोरा लेके घूम रहा है, तो उसके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन जो इस्लामिक एक तरीके से एंगल है उस हिसाब से लगता है कि दोनों मिल रहे हैं, जो कि भारत के लिए सब थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि टेररिज्म जो पहले बीच में कुछ हद तक शेख हसीना के टाइम में बंद हो गया था, तो वो भी दोबारा से चालू हो सकता है, और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स हैं उनको भी कुछ मदद वहाँ पे मिल सकती है। म्यांमार में भी स्थिति वैसी ही चिंताजनक है। म्यांमार में अभी नई बात क्या हुई है कि आईसीसी ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें कहा है कि जो मिलिट्री हुंता के जो लीडर हैं उनको उन्होंने कसूरवार ठहराया है रोहिंग्याज का परसिक्यूशन के लिए, उनके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है और जो मारकाट हुई है उसके लिए भी, और जो उनका पलायन हुआ है मास डिपोर्टेशन उसके लिए, दोनों के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। इसी बीच जो रिबल फोर्सेस हैं वहाँ पर उन्होंने कुछ और गांव कब्जा कर लिया है, और ऐसा माना जा रहा है, उन्होंने क्लेम किया है कि बांग्लादेश बॉर्डर अभी पूरा उन लोगों के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में या मिलिट्री हुंता के कंट्रोल में नहीं है। चीन भी इस सिचुएशन से थोड़ा बौखलाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है म्यांमार में। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो भी सोच रहे हैं कि वागनर ग्रुप की तरह कोई मर्सनरी ग्रुप बनाया जाए और उस ग्रुप को भेजा जाए म्यांमार में, और उस ग्रुप से जो है अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं, उनको थोड़ा उनकी देखभाल की जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत गए थे, और कुवैत में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत हुई है, क्योंकि 43 साल के बाद में शायद कोई भारतीय प्रधानमंत्री उधर गया है। अभी रिलेशनशिप एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है, और ऐसा भी माना जा रहा है क्योंकि कुवैत की अभी थोड़ी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि अभी वो प्रेसिडेंट बन रहा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। तो जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा तेल और ईंधन जो है वो गल्फ कंट्रीज से आता है, तो उस हालत में कुवैत की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। साथ ही हमारा बायलैटरल ट्रेड भी है, उनसे ऊर्जा भी आती है हमारे पास, और हमारे काफ़ी लोग उधर काम करते हैं जो कि काफ़ी पैसे भी भेजते हैं, डॉलर भी भेजते हैं काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से। तो इसलिए ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कुवैत ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को
सबसे जो उनका ऊंचा जो अवार्ड है उससे नवाजा है। तो ये थी इस हफ्ते की इम्पोर्टेंट खबरें और इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कि कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते की इम्पोर्टेंट खबरों के साथ और उसके विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।